गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कहाँ तक कवर किए थे कल? गुड इवनिंग लाइव वालों को भी, सबको वॉइस वगैरह क्लियर एक बार बता देंगे मेरे को? हम्म। कुछ कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं। ठीक है। कौन कौन फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी? ठीक है। किसका किसका सेकंड है? ठीक है। चलो, कौन कौन कल आंसर नहीं दिया था? आप किसी का हाथ नहीं उठेगा। सबका चेहरा जानता हूं मैं। कितना ईमानदार हो आप, खुद बताओ। कौन कौन कल आंसर नहीं दिया था? हैं? मैडम टाइम निकालो। हाँ। लो बताओ ये ये नया तरीका निकालिए मैडम। जिनसे जिनसे आंसर पूछना है, मतलब जो कल पढ़ के नहीं आए थे उनसे पूछूंगा बोला, तो जो पढ़ के आए थे वो पढ़ के ही नहीं आए आज। बताओ, ऐसा भी होता है? चलो अब कल सबसे पूछूंगा है ना। चलो। चलिए बताइए मैडम, किनको नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन से मनोवैज्ञानिक को? उनको पूछा था मैं। हाँ, पावलाव को मिला था। किस चीज के लिए मिला था? एक गुड इवनिंग लिखने के लिए गुड नाइट कौन लिख रहा है? हाँ, किसके लिए मिला था? पाचन। ठीक है। पाचन में प्रयोग के लिए मिला था उनको, है ना? चलो। हम्म। चलो, वाटसन का प्रयोग बताओ आप। वाटसन ने क्या प्रयोग किया था? नहीं नहीं, पीछे। किस पर प्रयोग किया था? नहीं नहीं, हाँ, और उसके साथ कौन था? क्या प्रयोग किया था? साइड में, आप बताओ। बंदर? खाना देने वाला? हाँ। नहीं, एक्चुअली मैं मिक्स हो गया पूरा। मैं बताया, बोला था आप लोग को थोड़ा सा अटेंटिव होके पढ़ो करके। ये मिक्स हो गया पूरा, है ना? हाँ, कुत्ता वाला प्रयोग दूसरे का था। आप बताओ। हाँ, कौन बोला? हाँ, आप बताओ। क्या प्रयोग किया था वाटसन ने? मैं रोज पूछूंगा ना, देखो। यही तरीका है पढ़ाने का। अगर मैं पूछूंगा नहीं तो आप थोड़ा सा पढ़ के नहीं, थोड़ा मन में रहता है ना, तो चीजें होती हैं। थोड़ा सा प्रेशर रहेगा तब होगा, नहीं तो प्रेशर तो है ही नहीं। एग्जाम तो कब है? पता ही नहीं कब है। तो तो इसलिए फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और पूरा पेंडिंग जब होता जाएगा और इतना मोटा जब नोट्स बन जाएगा, तो फिर पढ़ने में बहुत मुश्किल होगा। साथ साथ पढ़ते रहो, मैं बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ एक बार और पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन लगाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सही तरीके से हाँ पढ़ लिए तो। लेकिन साथ साथ पढ़ते चलो, यही तरीका होता है। नहीं तो फिर कोचिंग ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है फिर। हम्म।
हम्म। तो बस इतना ही भय हो जाता था। हाँ। कौन सही ठीक ठीक बताएगा? आप बताओ, आप आए थे ना कल। हाँ बताओ। ये नया जुड़ा है सफेद। ठीक है, बोलो बोलो, सही है। साठ 70% सही है। डीकंडीशनिंग क्या है, चलो आप बताओ। डीकंडीशनिंग, प्रानुकूलन हिंदी में। डीकंडीशनिंग किसको बोलते हैं? 3 बार पढ़ लिया हूँ फिर भी बंदर खरगोश चिंपैंजी में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। रोज एक नजर मारना पड़ेगा। अरे यार ये नए तरीके का प्रॉब्लम है। देखो बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, है ना? समझ के पढ़ो अच्छे से। और कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई रामबाण में नहीं बता सकता कि ऐसे पढ़ लो, उल्टा लटक के पढ़ना है तो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बार बार रिवीजन करोगे तो 3 4 बार में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ बताओ, डीकंडीशनिंग कौन बताएगा? किससे पूछा था, बताओ डीकंडीशनिंग प्रानुकूलन क्या होता है? हम्म। हम्म। साइड। सही है गलत है भी आप लोग बताओगे ना। कोई अगर गलत बोल रहा है तो बोलना है गलत है करके। जिसको पता रहेगा गलत बोल रहा है वही तो बोलेगा कि गलत है करके, नहीं तो। हाँ। हम्म। आप बताओ डिकंडीशनिंग क्या है? हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। तो एक मतलब आप उसको अगर कहीं रेनफोर्समेंट नहीं दोगे तो वो भूलना चालू कर देगा। तो वही जो ये है वो डीकंडीशनिंग था। ठीक है, चलो। कितने पार्ट में डिवाइड किया था मिलर एंड डोलार्ड ने अनुकरणात्मक व्यवहार को? लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण द्वारा सीखना, कितना टाइप बताया था मैं? कौन बताएगा? आप बताओ, कितना टाइप बताया था? हाँ मिलर। प्रतिलिपि में सम्मिलित आश्रित व्यवहार। ठीक है। सेम बिहेवियर, क्या है सेम बिहेवियर? क्या चीज? हाँ, एग्जाम्पल ठीक है। कॉपिंग बिहेवियर क्या है? निर्देशित करने से फिर सुधार होता है अगर। मैस्ड डिपेंडेंट बिहेवियर, अब जिससे पूछूंगा इधर आप बताओ एग्जांपल क्या है मैस्ड डिपेंडिंग बिहेवियर का? हम्म। 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 आप बताओ मैच डिपेंडिंग बिहेवियर। हम्म। 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 हम्म।
और उससे सीखता था। ठीक है, चलो एक चीज में कुछ स्टूडेंट को डाउट हो रहा था, इंडक्टिव लर्निंग और एक है डिडक्टिव लर्निंग। इसके मैं और कुछ एग्जांपल बता देता हूं आपको, है ना, तो जिससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको सारे लोग नोट डाउन करेंगे। इसको बोला जाता है आगमन विधि। क्या बोलते हैं? आगमन विधि। सीखने का विधि है लर्निंग, और ये है निगमन विधि। निगमन विधि, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स को आप लोग नोट करते जाएंगे ना, जो भी एग्जांपल बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, मैं कुछ जब पढ़ा रहा हूँ तो उसके अलावा भी, नोट्स के अलावा भी मैं एग्जांपल बताते जा रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव लर्निंग यानी आगमन विधि। ये नोन से अननोन की ओर जाता है। मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा, पहले बता रहा हूं। मतलब जानने से अनजान की ओर, ठीक है। दूसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसी को आप बोल सकते हैं क्या, मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। तीसरा, ये बॉटम टू अप अप्रोच बोलते हैं इसको, बॉटम टू अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, ठीक है। इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एग्जाम्पल टू रूल। एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर। और इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, तो देखो अब यहां पर अगर कहीं बात करेंगे तो ये जस्ट उसका अपोजिट होगा। यहां पर अगर बात करेंगे अपन तो ये किससे जाएगा, ये अननोन, इसका सबका एग्जांपल मैं बताऊंगा, टू नोन, है ना। उसी तरीके से इधर जाएगा ये अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की ओर, है ना। इसको बोलते हैं, यहां पर से सवाल बन सकता है ना, अमूर्त से ये किधर जाएगा, मूर्त की ओर। उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे अपोजिट में, टॉप टू बॉटम अप्रोच या अप टू नीचे, है ना। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच। उसके बाद ये सेकंड आएगा, ये थर्ड, फोर्थ। फोर्थ इसको क्या बोलेंगे, रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब नियम इसमें पहले रहेगा, नियम से उदाहरण की ओर, है ना। और फिफ्थ रहेगा सामान्य यानी जनरल से विशिष्ट यानी स्पेसिफिक। अब इसका एग्जांपल बताता हूं आपको, देखो ध्यान से समझना। देखो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि इसको पहले सबसे समझो, यहां से आप ज्यादा पकड़ पाओगे ये वाले को, स्पेसिफिक टू जनरल। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक कुत्ता है और वो कुत्ता भौंकता है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्पेसिफिकली एक का बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक मेरे कुत्ते की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए वो क्या है, विशिष्ट चीज है। अब मैंने ये कहा कि आपने एक तर्क लगाया कि चूंकि एक कुत्ता है वो भौंकता है तो सब कुत्ते भौंकते होंगे ना, ये तो जनरल चीज है। तो यहां पर मैंने बताया, एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लेंगे अगर आपको याद नहीं रहेगा तो, मैंने कहा कि मेरा कुत्ता भौंकता है, इससे आपने ये अनुमान लगा लिया कि सारे कुत्ते दुनिया में जितने भी पाए जाते हैं वो भौंकते होंगे। तो आप क्या, मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया, इससे आप एक जनरल लगा लिए कि भाई हाँ ऐसा होता होगा। अब कोई कुत्ता गूंगा है, मुंह ही नहीं खुलता तो बात अलग है, लेकिन स्पेसिफिक कोई एग्जांपल से आप किसके ओर गए, जनरल एग्जांपल की। इन जनरल ऐसा होता होगा कि सारे कुत्ते भौंकते होंगे, ऐसा आपने क्या लगा लिया, ठीक, अनुमान लगा लिया। दूसरा, पहला एग्जांपल तो ये कुत्ते वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो आप, मैंने आपसे ये कहा कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये बोला, सब स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो। तीन चीज आपको पूछा,
आप सब ने वो नाम बताया मुझे, और आपको बताने के बाद, आप सबके बताने के बाद मैंने कहा ये तो नाउन है, ये तो संज्ञा का उदाहरण है। तो मैं आपको कहां से ले गया, एक स्पेसिफिक चीजें मैंने आपको पूछी और उसके बाद मैंने ये बताया कि वो क्या है। तो मैं किधर गया, उदाहरण से नियम की ओर गया। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर गया कि नहीं गया। उदाहरण लिया पहले मैंने, क्या बताया आपको, एग्जाम्पल देने के लिए बोला, जैसे नाम है, प्लेस का नाम है ना, वो सब। उसके बाद मैं आपको नियम बताया, ये सब तो संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है। ठीक, जैसे कि आपको अब देखो, यहां पर देखो, इसको जस्ट अपोजिट करते हैं। तो यहां पर भी मैं स्पेसिफिक से, या यहां पर आप देखोगे ये वाला एग्जांपल से रूल की ओर गया। यहां पर अगर मैंने आपको ये बता दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी 2ab, ये मैंने आपको बताया। यहां पर मैंने आपको क्या बता दिया, एक फॉर्मूला बता दिया, और फॉर्मूला बताने के बाद आपको क्या बोला, एग्जाम्पल। अब यहां पर फॉर्मूला बताने के बाद आपको क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए बोला मैं, तो यहां पर मैंने क्या बता दिया आपको, रूल पहले बता दिया। जैसे कि सिंपल एग्जांपल आप ऐसा भी ले सकते हो, मैथ्स का कोई रूल सॉल्व कर रहे हो, अगर मैं ट्रिक बता दिया आपको तो रटवा दिया ना मैं, तो उसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं, तो आप एक रिजल्ट पे पहुंच रहे हो। तो यहां पर आपको मैं क्या बता रहा हूं, पहले रूल पहले बता रहा हूं, और रूल बताने के बाद आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं, जबकि मैं यहां पे एग्जांपल पहले दे रहा हूं और एग्जांपल से आपको रूल की ओर लेके जा रहा हूं। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव लर्निंग एंड दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव लर्निंग। समझ में आ गया। अब देखो, इंडक्टिव लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव है बच्चों के लिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, पहले एग्जाम्पल बता दिया उसको बच्चे को बहुत सारा, और एग्जाम्पल के बाद मैंने उनको क्या बताया, एक रूल बताया। तो वो क्या है, एक डिस्कवरी लर्निंग टाइप का हो गया। मतलब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देके उनको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, और वो एग्जाम्पल इमेजिनेशन से बन रहा है, और उसके बाद एक रूल बता रहा हूं, आसानी से याद हो जाता है उनको। और डिडक्टिव अप्रोच में लगभग रोट लर्निंग के टाइप का होता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला रटवा दिया, अब इस फॉर्मूले से जो जो सवाल आएंगे वो बनेंगे आपके, और चेंज होगा कहां से, दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, एक रूल बता के आपको सॉल्यूशन की ओर, एग्जांपल की ओर ले जा रहा हूं, जबकि यहां पर एग्जांपल बता के रूल की ओर ले जा रहा हूं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहां पर इसको कैसे लेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर। कॉन्क्रीट मतलब जो आपके सामने है, जैसे कुत्ता मेरे सामने है, मेरा कुत्ता, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है, तो वो मूर्त हो गया, कॉन्क्रीट है वो। अब आप एक जनरल लगा रहे हैं, पूरे दुनिया कुत्ते को आप जानते हो क्या, भोगता है कि नहीं भोगता है करके, लेकिन आप एक अनुमान लगा रहे हो, वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, वो अमूर्त हो गया, वो आपके सामने नहीं है, लेकिन आप एक अनुमान लगा ले रहे हो कि ये अमूर्त है तो ये ऐसा होता होगा। समझ गए, क्लियर। तो ये सब चीज है नोन। मैं अपने कुत्ते के बारे में जानता हूं, मैं दुनिया भर के कुत्ते के बारे में थोड़ी जानता हूं, लेकिन मैं अपने कुत्ते के बारे में अगर बता रहा हूं, तो कुत्ता समुदाय जो है जो डॉग लोग का पूरा प्रजाति है, उसके बारे में आप एक जनरल अनुमान लगा ले रहे हो। मतलब जिनको नहीं, जिन कुत्तों को आप नहीं जानते, उनके बारे में भी आप अनुमान लगा ले रहे हो। और ये जस्ट अपोजिट होता है उसका, और कुछ नहीं है। अब ये जा रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जनरल एक आपको बता दिया, अब आप इसके माध्यम से, कोई प्रमेय के माध्यम से, कोई फॉर्मूले के माध्यम से किसी चीज को सिद्ध कर रहे हो आप, तो आप एक विशिष्ट अर्थ मिला किसी चीज का। आपको कोई चीज को सिद्ध करते हैं ना, बहुत सारा सीखे हो ना स्कूल में, सिद्ध करो, प्रूव दैट। तो कोई चीज आप प्रूफ कर रहे हो इस रूल के हिसाब से, तो ये सामान्य हो गया। और उसके बाद जब आप जो चीज आप प्रूफ कर रहे हो, वो आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, मतलब विशिष्ट हो गया। तो ये है। तो ये दोनों में अंतर समझ में आया आपको सबको। आपको एग्जाम्पल देगा और बोलेगा ये इंडक्टिव लर्निंग का एग्जाम्पल है कि डिडक्टिव लर्निंग का है, बताओ। इसमें कोई कोई सिचुएशन दे देगा, सिचुएशन में आपको बोलेगा ये किस प्रकार से सीख रहा है, इंडक्टिव लर्निंग से कि डिडक्टिव लर्निंग से। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। नोट डाउन कर लिए सब लोग, लाइव वालों को सबको समझ में आ गया। बॉटम टू अप मतलब एग्जाम्पल से आपको किसी रूल की ओर अगर कहीं जा रहे हैं, तो आपको पहले एग्जाम्पल पता चल गया ना, यानी आपको पहले एक सॉल्यूशन टाइप का कुछ मिल गया, उसके बाद आप उसका क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को ढूंढ रहे हो। तो ये जो तरीका होता है एलिमेंट्री लेवल पे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आपको पहले बहुत ज़्यादा नियम वगैरह नहीं बताएंगे, पहले आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, बॉटम टू अप ले जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। मतलब या आप बोल सकते हो सरल से कठिन की ओर। यहाँ पर कठिन चीज को पहले ही बता दिया आपको, तो ये बड़े हो तब आपका थोड़ा संज्ञानात्मक विकास हो गया, तब तो आप समझ जाओगे। कठिन चीज को पहले बता दिया तो, ऊपर की चीजों को पहले बता दिया तो। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करेगा, कठिन है करके वो पढ़ना
एक तरीके से उसके में निरस्ता आ जाएगी पढ़ने के लिए। तो ये होता है, तो वो बॉटम टू अप में आप यही बोल सकते हो कि नीचे से यहाँ पर ऊपर की ओर ले जा रहा है आपको, सरल से कठिन की ओर। आपको अपने कुत्ते का सामने में एग्जांपल दे दिया, उसके बाद बोला आपको कि बाकी भी ऐसा होते होंगे, वो आप खुद लगा लिए। उसी तरीके से मैंने सेकंड एग्जांपल भी दिया, वो भी वही है। तो इस तरीके का चीजें आप बता सकते हो। इसमें आपको एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद रूल बताएंगे, तो बहुत सारा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उसके बाद रूल बताएंगे। तो ये तरीका जो है वो टाइम टेकिंग रहता है। ये वाला जो तरीका है वो, जो इंडक्टिव लर्निंग है वो क्या रहेगा, टाइम टेकिंग रहेगा, लेकिन बच्चों के लिए कारगर है। जबकि डिडक्टिव में आपको एक फॉर्मूला बता दिया, आपको एक ट्रिक बता दिए, अब ट्रिक बताने के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे फटाक से सॉल्व हो जाते हैं, देखियो ना। नहीं तो आपको ट्रिक नहीं पता है, तो अगर आप पूरा प्रॉब्लम को पूरा प्रोसेस से होके जा रहे हो तो समय लगता है बहुत, लेकिन ट्रिक पता चल गया तो फटाक से सॉल्व कर लेते हो, उसमें पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा। हम्म हम्म ये आपको नहीं समझ में आया था। देखो, कोई बच्चा अगर कहीं, आपको मैं कल बताया था कि अगर आपको, जैसे कि उसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि आपको तुरंत अगर किसी चीज़ का पता चल गया, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अंदर से आती हैं, कोई चीज़ कि भाई ये चीज़ पता है उसको, कोई अनुभव से सीखा है वो, उसको कोई चीज़ का आत्मज्ञान हुआ है, तब वो चीज़ पता है उसको और वो फटाक से आपको बता दिया। तो 10 बच्चे बैठे हैं अगर, और एक बच्चा बता दिया और 9 बच्चे नहीं बता पाए, टीचर को पता है कि इस उम्र के बच्चे ये चीज़ को नहीं बता पाते हैं, उसको मालूम है, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसको बोलेंगे कि कैसे कैसे पता कि बताओ। हम लोग, मैं जो रूल बताया था वो रूल में फिट बैठ रहा है कि नहीं, वो बोलेगा नहीं ये नहीं पता मेरे को, आप जो रूल बताया था वो याद नहीं है, मेरे को तो पता है ये बात का आंसर। अब वो एक्सपीरियंस से भी सीखा होगा, इसमें पास्ट एक्सपीरियंस काम आता है, जो कुछ चीज़ सीखे हो, जैसे कि आपके यहाँ मान लो जाए आपकी फैमिली ऐसी है जो सिंगिंग जानती है, मतलब आपका पूरा खानदान, जैसे कि देखो सिंगर लोग क्या होते हैं, उनकी फैमिली जो होती है पूरा घर में ही ऐसा बैकग्राउंड रहता है, तबला रहेगा, वो रहेगा, गिटार रहेगा, पहले से उनके माँ बाप उस चीज़ को सीखे हुए रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी, इन्वायरमेंट ऐसा मिलता है कि वो लोग संगीतज्ञ पहले से उनके दिन में इनबिल्ट रहता है। ठीक है, तो अब वो जब बच्चा स्कूल जाएगा तो सुर के बारे में उसको बाकी लोगों से ज़्यादा नॉलेज रहेगा, और कई बार उसको इंटरनली पता रहेगा कि ये चीज़ ऐसा होता है करके, तो वो बता देगा वो। अब वो फॉर्मूले में नहीं बैठेगा लेकिन उसको पता रहेगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, तो उदाहरण बताए, इसमें कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो चिंतन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो भी एक प्रकार का ज्ञान होता है, सोचने से कोई बार कोई चीज पता चल जाती है, अनुमान लग जाता है कोई चीज का, तो वो, लेकिन वो चीज का, अब वही बात है ना, आध्यात्म में जब आप जाओगे, स्पिरिचुअलिटी में, जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन करने के लिए जब आप जाओगे कहीं जाओगे तो फिर आपको घर वाले क्या बोलेंगे, साधु बन रहा है, वो नहीं समझ पाते कि उसका संबंध अलग है। मेडिटेशन एक अलग चीज है, स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, आध्यात्म एक अलग चीज है। उसका मतलब जरूरी नहीं होता कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, साधु बन गए हो, तपस्या करने जा रहे हो, वो एक अलग चीज है। मेडिटेशन मतलब अंदर से अपने आप को शांत करना। तो लोग क्या समझ लेते हैं उसको, अलग टाइप का विचारधारा बना लेते हैं, उसी टाइप का कुछ चीज है। इंडक्टिव में सरल से कठिन होगा, आपको पहले बता दिए सामने में जो चीजें हैं उसको, उसके बाद आपको किसी रूल की ओर ले जा रहा है, तो उसमें सरल से कठिन होगा। इसमें आपको पहले फॉर्मूला बता दिया, रटवा दिए पहले, तो ये फॉर्मूला तो थोड़ा टफ हो गया ना, याद करना पड़ेगा आपको, उसके बाद कुछ चीज आप निकाल पा रहे हो। ये बच्चों को सिखाने के लिए ज्यादा अच्छा है कि ये अच्छा सीखे, इंडक्टिव लर्निंग की डिडक्टिव लर्निंग, इंडक्टिव लर्निंग, तो ये सरल से कठिन की ओर है। और क्या दिक्कत है भाई यहाँ पर लाइव वालों को, कुछ मूर्त अमूर्त में दिक्कत हो रहा था किसी को, कहाँ गए हो? हाँ, पहले मूर्त और अमूर्त को बता, समझ में आ गया? चलो, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, इंडक्टिव सरल से कठिन की ओर होगा ना, एग्जाम्पल टू रूल, मतलब सरल आपको पहले बता दिया। हम्म
बट अब अगर आप बच्चों के हिसाब से देखें, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, बच्चों के हिसाब से मतलब उनको रटवाना पड़ जाएगा पहले रूल को, ठीक है? तो कितने सारे रूल आप उनको रटवाओगे? जबकि आप खुद सोचो ना, मैंने नाउन का एग्जांपल दिया, अब उनको बता दिया मैंने, देखो ये नाम है, आपका नाम है ना, ये आपके पिताजी का नाम है, ये बर्थ प्लेस है आपका, ये प्लेस है आप रहते हो, अब ये सब नाउन है, तो वो आसानी से सीख जाएंगे। जब मैं आपको संज्ञा, अब संज्ञा का डेफिनेशन बता रहा हूँ नाउन का, उनको 3 लाइन का डेफिनेशन हो गया, अब आप उनको एग्जाम्पल दोगे तो आप जो है वो अपने लेवल पे सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, आपको एक ट्रिक बता दिए, फटाक से आप निकाल लोगे, ये बोल रहे हो। आपका संज्ञानात्मक विकास अलग है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको किसके हिसाब से होके सोचना है? बच्चों के हिसाब से। बच्चों के लिए ये आसान है, ये कठिन है, इसलिए। हो गया क्लियर? इसको नोट करना और इसको अच्छे से पढ़ना। अब इसी को याद रखना, अगर कल कोई चीज ध्यान नहीं होगा तो उसको डिलीट करके यहां पे जोड़ लेना, उसको समझ में आया? अब इसको ध्यान रखना, कल 2 ही लाइन का बताया था, मेरे को लगा वहां पे समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है, लेकिन नहीं आया तो फिर मैं डिटेल कर दिया उसको। चलो लाइव वालों को सबको समझ में आ गया? अब एक टॉपिक है कॉग्निशन, संज्ञान। आप अपना सिलेबस देखना, उसमें लिखा हुआ है संज्ञान एवं संवेग। अभी जो सिलेबस देख रहे हो आप लोग, अगर कोई देखे होगे तो कुछ कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर टॉपिक में तो जो है उसको नहीं पढ़ा रहा है। अब मैं आपको लास्ट में ना एक्सप्लेन, जब आप ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना सीखने वाला, मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वाला जो टॉपिक लिखा हुआ है उसके अंतर्गत मैंने जो पढ़ाया है वही शामिल है, ठीक है? ये मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, पहले सीख, पहले समझ लो पहले, है ना? ये लर्निंग वाला चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो वहां पे देखना कि लाइन टू लाइन आपका मैच करवाऊंगा मैं। ये वाला टॉपिक है और उसके अंदर ये पढ़े हैं, उसमें समीक्षा लिख दिया है, समीक्षा के अंदर 3 सिद्धांत आते हैं जो पहले ही बता डाला हूं। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत 3 सिद्धांत आता है, जो पावलाव का है, जो स्किनर का है। अब पावलाव और स्किनर को समझ लिए, अब उसको मैं आपको सिर्फ क्या बोलना है, आपको इसी का समीक्षा है, वही चीज है, वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लास्ट में मैं पूरा कोऑर्डिनेट ये कर दूंगा, समअप कर दूंगा, है ना? तो उसमें एक टॉपिक है, उसमें देखना संज्ञान एवं संवेग लिखा हुआ टीचर में। अब असिस्टेंट टीचर वाले बोलेंगे सर संवेग और संज्ञान हमारे में नहीं लिखा है, तो वो जीन पियाजे का थ्योरी लिख दिया है, तो संज्ञान के अंतर क्या आता है? तो अंतर कुछ नहीं है, बात वही है, उसको इलेबोरेट कर दिया है असिस्टेंट टीचर में और नहीं किया है टीचर में, अंतर इतना ही है सारे में, समझो। अब संज्ञान क्या होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, ये भी मैं बता दिया हूँ आपको। और जीन पियाजे का जो थ्योरी है, उसके बाद ब्रूनर्स का है, फिर उसके बाद लेव वाइगोत्स्की का है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, हर बार पेपर में आता है। यहाँ पर से इसके बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते साइकोलॉजी का, मतलब ये पेडागोजी का, जीन पियाजे या संज्ञान के को छोड़ के, है ना? तो इसको अच्छे से पढ़ना है आप लोग को डिटेल में। चलो सबसे पहले संज्ञान क्या होता है? कॉग्निशन, संज्ञान। संज्ञान का मतलब ये होता है अपने सेंसरी ऑर्गन से, मतलब जो आपका आंख है, कान है, नाक है, ये सब चीज से आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो। जैसे आंख से कोई चीज को आप देखे, देखने के बाद उसका एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में बन गया, एक प्रिंट है, कौवा को देख लिए, बिल्ली को देख लिए, इंसान को देख लिए, वो प्रिंट आपके दिमाग में जैसे प्रिंटर में होता है ना, वैसे प्रिंट हो गया। आप उसके बारे में सोचना चालू कर दिए, आप उसको याद रखना चालू कर दिए, और याद रखने के बाद आप उसको इलेबोरेट कर पा रहे हो, यही संज्ञान का विकास है। समझ पा रहे हो? जैसे आप इसको देखो, कॉग्निशन से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन, प्रतिमा, इमेजिनरी, रिटेंशन, रिकॉल, मतलब आप एक परसेप्शन, आप दिमाग में कैप्चर हुआ आपके, आप एक परसेप्शन बना लिए कि ये कौवा है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये इंसान है, आप एक धारणा बना लिए, उसको आप याद रख पा रहे हो, उसको आप याद कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है? उसके बाद उसको आप इलेबोरेट भी कर पा रहे हो कि भाई मैंने ये देखा था, ये है। तो ये जो है अब एक साथ आ जाता है क्या? नहीं,
ये संज्ञान का विकास अलग अलग स्टेजेस में होता है, उसी स्टेज को इलेबोरेट किया है जीन पियाजे ने। क्लियर? मैं आपको बहुत थ्योरेटिकल भी बता सकता हूँ वो पेडागोजी में जो, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ और आप आसान भाषा में ही याद रखना है, आपको आंसर राइटिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ दिमाग में बता। अब संज्ञान मतलब ये मत समझ लेना कि ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं होता है, थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ के रखो और एग्जाम्पल ही याद रखो बस, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। तो यहीं पर आपको मैं जो बताया हूँ वही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। सेंसेशन, परसेप्शन बना लिया, इमेजिनरी यानी प्रतिमा बना लिया, रिटेंशन यानी धारणा बना लिया, रिकॉल कर लिया, बताया आपको, और उसके बाद वो थिंकिंग भी कर रहा है, हाँ ये ऐसा होता है वैसा होता है, सोचने की भी क्षमता उसके अंदर आ रही है। उसके बाद वो तर्क करना भी चालू कर रहा है, रीजनिंग। अब ये सारी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित होती हैं और उसको बोलते हैं, जिसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। मतलब ये नहीं है बच्चा पैदा हुआ और तर्क करना सीख जाएगा। पहले क्या आएगा? देखने का, फिर उसके बाद उसको याद करने का धीरे धीरे क्षमता विकसित होगा, उसके बाद उसके प्रति धारणा बनाने का धीरे धीरे क्षमता विकसित होगा, उसके बाद उसको इलेबोरेट करने का जब बोलना सीखेगा तो धीरे धीरे क्षमता विकसित होगा। उसी को अलग अलग स्टेज में पूरा होता है, जिसको जीन पियाजे ने बताया है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। संज्ञान का मतलब किसी को डाउट है? किसी को नहीं है? आगे अब यहाँ पे और लिखा है, निस्सर ने क्या बोला? संवेदी सूचनाओं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसको इलेबोरेशन करना, स्टोरेज करना, रिकवरी करना, वही सब है। वो सारी चीजों को अगर समझ के वो कर पा रहा है ये सारी चीजें, तो मतलब संज्ञान का विकास उसके अंदर हो रहा है ना। चिंतन करने से, क्रमिक रूप से, ग्रेजुअली उसे लायक बना देने से होता है। विभिन्न परिस्थितियों में करके तरह तरह से समस्या समाधान आसानी से कर सकते हैं। अब धीरे धीरे करके वो तर्क करना चालू करेगा, चिंतन करना चालू करेगा, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा अपने। क्लियर? अब 3 मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में डिटेल एनालिसिस किया है। मैंने क्या बताया? जो संज्ञान का विकास एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे जब होता है तो शुरुआत में जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 माह, 2 माह से 4 माह, 4 माह से 8 माह, उसके बाद तब उसका विकास कैसे होता है। और 11 साल तक तो जीन पियाजे नहीं बताया है, 11 के ऊपर भी थोड़ा सा। तो वहां पर फिर धीरे धीरे करके किस अवस्था में बच्चे का विकास कितना होता है, किस अवस्था में बच्चा क्या चीज को सीखता है, यहां से क्वेश्चन इस तरीके का बनते हैं। जैसे कि बच्चा रंग को पहचानना सीख गया, तो वो कौन सी अवस्था में सीखता है, इस तरीके का मतलब सवाल अभी कई प्रकार से हो सकते हैं। ये करना बच्चा किस अवस्था में सीखता है, इसी तरीके के सवाल आपको आएंगे। तो सारी अवस्थाओं को अपन पढ़ेंगे, उसके सबऑर्डिनेट भी हैं, उसके कई अवस्थाओं को और इलेबोरेट किया है उन्होंने, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उससे। तो पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले 3 लोगों ने दिया है, जीन पियाजे ने सबसे दिया जो सबसे फेमस है। सबसे पहले पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रूनर्स ने भी इसको क्या किया, आगे बढ़ाया, और ब्रूनर्स ने भी इसी प्रकार का प्रयोग करके एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी अलग अलग स्टेजेस के लिए। और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भी कुछ मोर और लेस वही बातें की गई है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो तीनों का थ्योरी पढ़ेंगे, तीनों का थ्योरी है इंपॉर्टेंट, कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलो तो जीन पियाजे, थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में जानना है ना। तो जीन पियाजे जो है, अब देखो जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ भी पूछ देता है, इनके बुक का नाम क्या है, ये कहाँ के थे, सब कुछ पूछता है। तो यहां पर जीन पियाजे देखेंगे 1896 से 1980 तक रहे। इनका ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो अब इनका प्रशिक्षण, मतलब इनका जो पढ़ाई हुआ था वो जूलॉजी में, प्राणी विज्ञान में हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद 22 से 23 में वे अल्फ्रेड विने की प्रयोगशाला में थे, वहां पर इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए थे। और जब कार्य कर रहे थे तो उसी समय बालकों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कार्य करना उन्होंने शुरू कर दिया था। 1922-23 में उन्होंने चालू किया था, अपने ही बच्चे पर प्रयोग किया था। सबसे पहले 3 बच्चे थे उनके, तीन बच्चे जो थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, विकास हो रहा था उनका, तो उन्हीं पर प्रयोग करके देखा। अब ये कोई इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला प्रयोग नहीं रहता है भाई, नॉर्मल प्रयोग है, उनके बिहेवियर को एनालाइज करते रहते हैं, है ना। चलो तो ज़्यादा भावुक नहीं होना है, ठीक है, अपने ही बच्चे को बना लिए ऐसा करके। चलो 23 और 32 के बीच 5 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बताया। अब उनका 20 पुस्तक है, ठीक है। बुक तो बहुत सारा है उनका, तो बुक के बारे में भी एक बार आया है पेपर में, तो मैं 5 से ज़्यादा बुक आपको बता रहा हूँ, इतना बुक को याद रखिएगा। और भी बुक आपको याद रखना तो और भी रख सकते हो, बाकी ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो
ये सब देखो, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस बाय जीन पियाजे, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, याद करके रखना है, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ठीक है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, है ना, तो सारा कुछ इंग्लिश में ही लिखा था इन्होंने, ठीक। उसके बाद द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, 6 साइकोलॉजिकल स्टडीज, तो याद रहेगा, इसको याद करके आना कल, अब इसको समझा नहीं सकता मैं, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इनके बुक्स हैं, तो इसमें से कौन सा जीन पियाजे का बुक था या नहीं था, ऐसा भी पूछ सकता है, या फिर आपको सीधा नाम दे देगा साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस किन की किताब थी, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा आपको, जीन पियाजे, स्किनर और 2 ठो और दे देगा, ठीक है। द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड और द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन और स्ट्रक्चरलिज्म, ये 8 कुछ किताबें हैं, इनकी किताबें और भी बहुत सारी है, लेकिन 8 को याद रखिएगा, ठीक है। चलो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और कुछ उनके कॉन्सेप्ट्स। तो पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं, इनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी। कोई कुछ बोला? कोई देखो, इनके ना पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। इन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दिए, और ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाएगा ना, इस अवस्था में वो टर्मिनोलॉजी वापस आएगा, वहां पे यूज होगा। तो वो टर्म्स को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो डेवलपमेंट होता है, इन्होंने जो थ्योरी दी वो। ठीक है, चलो। तो अब देखो, सबसे पहले एडेप्टेशन। एडेप्टेशन ये क्या होता है? देखो, बच्चा जो होता है वॉर्म में जब होता है मदर के, ठीक, तब क्या होता है कि उसको वॉर्म में लाइट का एक्सपीरियंस नहीं होता है, अंधेरा रहता है, और जब बच्चा हिलते रहता है, ठीक है, क्योंकि माँ चलती है जब, तो बच्चा क्या होता है अंदर में हिलता है। तो जब बच्चा जब आता है, जब पैदा होता है, उसके बाद जब भी झूले में उसको झुलाओ तो चुप हो जाता है। देखियो क्यों चुप हो जाता है? क्योंकि उसको हिलने का आदत रहता है। तो उसको जो बाहरी वातावरण है, जब उसको साथ एकदम से लाइट पड़ता है, जब वो बाहर में जब स्थिर हो जाता है, बाहर में आने के बाद वो हिलते थोड़ी रहता है, कोई हिलाते थोड़ी रहता है उसको। तो जब वो स्थिर हो जाता है तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, इसलिए वो रोता है। लेकिन जब आप उसको हिलाओगे तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे मैं माँ के वॉर्म में हूँ, उनके गर्भ में ही हूँ, इसलिए जब आप हिलाते हो तो वो चुप हो जाता है। ये एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। कैसे? कि वो वॉर्म में जब है, गर्भ में जब है माँ के, तो वो उस परिस्थिति से क्या हो गया है, अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। जब वो दुनिया में आता है और पहली बार देखता है कि ये नर्क है, तो उसका दिमाग एकदम, अब यहां पर एकदम लाइट पड़ा, इतना ज्यादा लाइट पड़ा, उसके बाद फिर आगे पीछे सब चिल्ला रहे हैं एकदम, अंदर में तो एकदम साइलेंट रहता था। तो वो एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे एडॉप्टेशन सीख लेता है। वो वातावरण से सामंजस्य क्या कर लेता है, बना लेता है। लेकिन उसको शुरुआती दौर में ऐसी चीजों की जरूरत रहती है जिसका उसको आदत रहता है, इसलिए जब आप उसको हिलाओगे तो वो चुप हो जाता है। तो एडेप्टेशन मतलब वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। इसमें 2 टर्म आएगा। फर्स्ट एसिमिलेशन, आत्मसातकरण या समावेशीकरण, और सेकंड समायोजन। इन दोनों में अंतर है। पहला आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। आत्मसात, बात कौन किया? आत्मसातकरण में बच्चा उन चीजों को सीखता है, मतलब वो अपने मॉरल ऑपरेशंस का यूज करता है। पहले से जो चीजें उसके दिमाग में फीड रहती हैं उसका वो यूज करता है। जैसे कि जब बच्चे को आदत क्या चीज रहता है, सबसे पहले माँ का दूध पीने का, ठीक है। तो जब उसको वही चीज नहीं मिलती, तो जब माँ उसके, जैसे कि कोई भी है, या माँ उसके मुंह में जब बॉटल रहता है, बॉटल का निप्पल डालती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं माँ का दूध पी रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, जब रोते रहता है तो वो चुप हो जाता है। मतलब वो किसका यूज कर रहा है, उसको टेस्ट करके, या उसको उसके जब मुंह में गया तो वो अपने पास्ट में जो ऑपरेशंस हुए हैं उसके दिमाग में, उन चीजों का वो यूज करके क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट स्थापित कर रहा है। अपने पुरानी, बहुत बुद्धि कम है लेकिन है तो ना, कि वहां पर ये करने से
मतलब उसको उस तरीके का सेटिस्फाइड हो रहा है वो जिस तरीके से अपनी मदर का दूध पीने से वो होता था, ब्रेस्ट फीडिंग से जो होता था उस तरीके का सेटिस्फेक्शन उसको किस चीज से मिल रहा है, बॉटल से मिल रहा है। तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस का या मॉरल ऑपरेशंस का यूज कर रहा है, उससे जब समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, तो उसी को बोलते हैं आत्मसातकरण, एसिमिलेशन या समावेशीकरण। बता रहा हूं, एग्जाम्पल बताओ, अभी बहुत बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब कोई बच्चे ने पहली बार घोड़ा देखा, घोड़ा देखने के बाद वो गया कहाँ, ये आपका थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ और बच्चा गया जू में गया, वहां पे उसने क्या देखा, ऊंट देखा, या कहीं बाहर गया उसने वो क्या देखा, एक ऊंट को देखा। तो ऊंट को देख के क्या बोला, ये कुबड़ वाला घोड़ा है। क्या बोला, कुबड़ वाला घोड़ा है। क्यों, उसके दिमाग में क्या बना, वो पास्ट एक्सपीरियंस का यूज कर रहा है। मतलब मैं घोड़ा देखा था और घोड़ा देखने के बाद ये थोड़ा कुबड़ निकला हुआ है, तो क्या है, कुबड़ वाला घोड़ा है। तो किस चीज का यूज किया, वो पास्ट एक्सपीरियंस का, और थोड़ा दिमाग लगाया, मोरल ऑपरेशंस का यूज किया। उसके दिमाग में क्या चीज की छवि बनी हुई है, घोड़े की। वो ऊंट अपने जीवन में पहली बार देख रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि ये थोड़ा अलग टाइप का प्रजाति है। वो भी देख रहा है 4 ठो पैर इसका भी है, वो सामने टाइप का से मुंह लिख रहा था, इसका भी है मुंह, इसके में क्या अंतर है, कुबड़ निकला है, तो वो क्या बोल दिया, कुबड़ वाला घोड़ा है, क्योंकि उसको उसके बारे में मालूम ही नहीं है कि अलग टाइप का जानवर है। तो वो क्या कर रहा है, उससे उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे ना, पास्ट एक्सपीरियंस का यूज कर रहा है वो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा, अब उसके बाद वहां पे गया, अब उसको बोला कि ये कुबड़ वाला घोड़ा है, तो उसकी मम्मी उसको चट से मारी, बोली एक कुबड़ वाला घोड़ा नहीं है, ऊंट है। तो उसके दिमाग में थोड़ा सा, अभी इतना दिन से घोड़ा घोड़ा याद हुआ था, अब ये अलग टाइप का आ गया, तो उसको थोड़ा तकलीफ होगा वहां पे, ये ऊंट आ गया। अब ऊंट के बाद कोई और कुछ क्यों देखेगा, अब ये बोलेगा, ऊंट को पता चल गया, अब उसके बाद उसको बोलेगा ये भी ऊंट है, तो अब वो दूसरे टाइप का कुछ रहेगा। हाथी देख लिया, उसको ऊंट समझ लिया, तो अब उसके बाद फिर बताएंगे कि नहीं ये हाथी है, फिर उसका दिमाग खराब होगा। तो बच्चे को इस टाइम पे क्या होता है, कष्ट होता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करना चालू करता है, अब पास्ट एक्सपीरियंस को, मॉरल ऑपरेशंस को तो जोड़ेगा ही, साथ में उसको क्या कर रहा है, चेंज करेगा। वो थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ता है, उसमें जो पास्ट उसका एक्सपीरियंस है उसको उसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो उसके बाद जब उसमें वो सुधार करता है, तब वो उस चीज को बोलते हैं एकमेंडेशन या समायोजन। मतलब कि यहां पर ऊंट देख लिया, अब वो, अब यहां पर, वहां पर, यहां गया आगे, ठीक है। जैसे कि शुरू में देखा ये, तो शुरू में ये बोल रहा है, ये ऊंट को क्या बोल रहा है, ये घोड़ा बोल रहा है। तो जब ऊंट को वो घोड़ा बोल रहा है, इसका मतलब पास्ट एक्सपीरियंस का यूज कर रहा है, उसको नहीं मालूम कि ये ऊंट है। लेकिन सेकंड एग्जांपल में इसको ये एकमेंडेशन, समायोजन का एग्जांपल होगा कि वो क्या बोल दिया, ये घोड़े को, ये इसको क्या बोल रहा है, ऊंट को कुबड़ वाला घोड़ा बोल रहा है। तो अब वो कुछ अपनी धारणाओं में बदलाव कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो होगा क्या, समायोजन। सबसे पहले वो सीधा कॉपी मार दिया, ऊंट से उसको कुछ पता ही नहीं था, तो वो क्या बोल दिया, इसको घोड़ा है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है। तो मॉरल ऑपरेशन का यूज किया, अपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस था उसका यूज किया, वो उससे क्या पता चल गया, वो ऊंट को क्या समझ लिया, घोड़ा, क्योंकि उसके दिमाग में घोड़े की छवि बनी हुई है। लेकिन अब सेकेंड स्टेप में वो क्या यूज कर रहा है, जब दोबारा उसने देखा कि यहां पर ऊंट को एक बार देख चुका है वो, तो यहां पर क्या कर रहा है, कुबड़ वाला घोड़ा बोल रहा है उसको। इसका मतलब क्या है, वो अपने ऑपरेशंस को थोड़ा चेंज कर रहा है, समायोजन करने की कोशिश कर रहा है, एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है जो चीजें उसके सामने आ रही हैं उससे। तो वो क्या होगा, वो समायोजन का या समावेशीकरण का एग्जाम्पल होगा। अब थर्ड चित्र में देखो, यहां पर जब ऊंट आया तो ये जान गया या जान गई है कि ये ऊंट ही है, थर्ड स्टेज में। तो धीरे धीरे यहां पर क्या हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसका संज्ञान का उसके विकास हो रहा है। देखो, आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए, यहां पर आप इसको पढ़ो, पूर्व सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल ऑपरेशन का सहारा लेता है। जो पहले से उसके सामने है उसी का सहारा लेके वो इमेजिनेशन बनाएगा। उसको निप्पल का एक्सपीरियंस था, उसको निप्पल आप दिए, चाहे वो मैन मेड हो, वो उसको वही समझ लिया, उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। लेकिन बाद में धीरे से वो क्या किया, उसको समझने की कोशिश किया कि ये मैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है मुझे माँ, ये निप्पल है। तो उसको वो सेटिस्फाइड बाद में नहीं होगा, वो धीरे धीरे जब पता चलते जाएगा उसको। तो वहां पे आप देखो, जैसे कि घोड़े की एग्जांपल है, सबसे पहले ऊंट को क्या समझ लिया, वो घोड़ा, पहले ऑपरेशन का यूज किया। उसके बाद थोड़ा बाद उसको समझ में आया, तो अब उसके बाद क्या समझा, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, तो ये क्या है, घोड़ा, कुबड़ वाला क्या है, ये घोड़ा है, ये समझ लिया वो। तो थोड़ा सा अपने परसेप्शन में चेंज कर रहा है वो, तो समायोजन कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है। जब वो दोनों चीज को मिला लेता है,
पास्ट एक्सपीरियंस भी उसको याद है और प्रेजेंट वाला जो देखा ये ऊंट है वो भी याद है, तब वो दोनों को मिक्सचर करके वो क्या होता है, उसको समझ में आता है कि ये ऊंट है। उसी तरीके से किसी के ऊपर भी धारणा बनाता है। अब ऊंट जैसी जब चीज वो जब भी देखेगा कुछ अलग प्रकार का प्रजाति, तो वो क्या समझेगा, सबसे पहले ऊंट ही है बोलेगा उसको। तो वो ऊंट बोला मतलब क्या हुआ, ऊंट बोला वो किसका उदाहरण है। अगर उसको तीसरे चीज कोई देखा और उसको ऊंट बोला, वो एसिमिलेशन का उदाहरण है। लेकिन जब वो समझ गया कि ये ऊंट नहीं है, ऊंट जैसी कोई दिखने वाली दूसरी वस्तु है, तो वो क्या है, समायोजन का उदाहरण है। तो यहां पर क्या कर रहा है, पूर्व सीखी गई योजना या मानसिक मेंटल ऑपरेशन का यूज कर रहा है ना। किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है, तो यह एसिमिलेशन है, उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। पहले से उसको खाने का आदत है, अब वो क्या कर रहा है, उसको अपने तो पहले ऑपरेशन का यूज कर रहा है, इसीलिए वो क्या है, आत्मसातकरण या एसिमिलेशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविकता से संबंधन करने से पहले परिचित योजना या मानसिक क्रिया के काम नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना, कॉन्सेप्ट या व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो जब अपने कॉन्सेप्ट या व्यवहार में परिवर्तन लाएगा तो वो सेकंड अकमेंडेशन हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ताकि वह नए वातावरण के साथ अनुकूलन या एडजस्टमेंट कर सके। जैसे यदि कोई बालक यह जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु बिल्ली को देखकर वो क्या बोलेगा, दिख तो वैसी रहा है, तो बिल्ली को देखकर भी क्या बोलेगा, समझ शुरुआत में कुत्ता बोलेगा वो, लेकिन धीरे धीरे उसके समझ में आएगा कि इसका मूंछ है, पैर तो 4 ही है, लेकिन इसका सिर जो है थोड़ा अलग टाइप का है कुत्ते से, और ये कुत्ते से थोड़ी छोटी है, कुत्ता भौं भौं करता है, ये म्याऊं म्याऊं करती है। तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, उसमें समझना चालू कर रहा है, तो वो समायोजन का है। लेकिन वो चुपचाप से पुराना जो देखा है उसमें कॉपी मार दे रहा है, तो वो क्या है, आत्मसातकरण। समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखो, जब वह अपने मानसिक मेंटल कॉन्सेप्ट में परिवर्तन कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है, तो वो समायोजन का उदाहरण है। लेकिन चुपचाप कुत्ता है बोल दिया तो ये अंतर है। तो धीरे धीरे पहले वो क्या करना सीखता है, पहले क्या करना सीखता है, आत्मसातकरण सीखता है, एसिमिलेशन सीखता है, फिर अकमेंडेशन सीखता है। पहले वो एक ही चीज को बनाएगा, फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में धारणाएं बननी चालू हो जाएगी सबकी। पहली बार जब वो बिल्ली देखेगा, पहली बार कुत्ता देखेगा, पहली बार हाथी देखेगा, हाथी के साथ फिर वही होगा, फिर वो उसी तरीके से कोई चीज देखेगा। एक बार अगर उसके दिमाग में छवि बैठ गया और उसको बता दिया कि ये एप्पल है, ये अनार है, ये केला है, तो अब उसके दिमाग में फिर आगे वो बने रहेगा। पहले एसिमिलेशन करता है, बाद में एकमेंडेशन सीखता है, वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है। आगे ये टर्म्स का यूज होगा कॉग्निटिव थ्योरी में, उस समय समझना कि कब एसिमिलेशन सीखता है और कब आगे वो अकमेंडेशन सीखता है, ये बाद में पता चलेगा। साम्य धारण, इक्विलिब्रियम, यहां पे देखो क्या होता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है। अब उसको पुरानी चीजों को भूल जाना है क्या, जो पहले वो सीखा है नहीं भूलना है, और नई चीजों को क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो उन दोनों के बीच उसको कठिनाई होगी कि नहीं होगी, पहले कुत्ता है बताए थे, अभी बिल्ली है बोलते हो, तो दिक्कत होगा उसको। तो उन दोनों के बीच जब वो एडजस्टमेंट स्थापित करता है कि पहले चीजों ठीक है, वो कुत्ता था ये बिल्ली है, वो घोड़ा था ये ऊंट है, तो दोनों के बीच क्या कर रहा है, वो एडजस्टमेंट कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं, उसी को इक्विलिब्रिएशन, दोनों के बीच हाँ, तो ये दोनों के बीच क्या कर रहा है, समय मतलब एक साम्य धारण, बराबर बैलेंस बना के चल रहा है, उसी बैलेंस बनाने को बोलते हैं साम्य धारण। क्लियर है। यहां पे वही लिखा है। अब यहां पे देखो, इक्विलिब्रिएशन क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रक्रिया है, वो खुद से सीखता है उसको। ठीक, अब देखो पियाजे का कहना था कि जब बालक ने ऐसी सामान्य परिस्थितियां आती हैं तब उसके कभी अनुभव नहीं हुआ है, तो उसे उसमें एक तरह का कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न होता है कि मैं तो दूसरे को देखा था, ये तो दूसरा है। तो उस समय क्या होता है, जिसे दूर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए वह आत्मसातकरण या समायोजन या दोनों ही प्रकार की क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। पहले तो उसको भी याद रखेगा वो, और उसके बाद वो डिफरेंस करना सीख जाएगा, तो वो दोनों के बीच क्या कर रहा है, बैलेंस बना रहा है, उसी को बोलते हैं। क्लियर है। कंजर्वेशन, संरक्षण, यानी महत्वपूर्ण प्रत्यय क्या है, ये कॉन्सेप्ट है परिवर्तन। ये संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में चेंज और स्थिरता दोनों को पहचानने व समझने की क्षमता से है। जैसे कि कलर्स, तो कलर्स को अब डिस्क्रिमिनेट करना सीख रहा है कि ये दूसरा कलर है, वो दूसरा कलर है। तो यहां पर
उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। अब वो क्या कर ले रहा है, कंजर्वेशन कर रहा है, संरक्षण कर रहा है। हरा कलर को अपने दिमाग में बैठा लिया, काला कलर को भी देख लिया, उसको भी दिमाग में बैठा लिया, सारे कलर में एक तरीके से कंजर्व कर रहा है अपने भीतर। उसकी कैपेबिलिटी क्या हो रही है, बूस्टअप हो रही है। तो यहाँ पर किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के सब्सटेंस में, तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता होती है। जैसे कि कलर्स में डिफरेंस करना सीख गया, जैसे कि ह्यूमन में डिफरेंस करना सीख गया, ये मम्मी है ये पापा है, और ये मम्मी है ये मौसी है, इस तरीके से भी इसको ले सकते हो। तो क्या कर रहा है, अलग अलग कर ले रहा है, उसके सब्सटेंस में अलग अलग है करके डिस्क्रिमिनेट कर ले रहा है वो, है ना। तो उस तरीके से ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोध किया जीन पियाजे ने, ठीक है। अब इसके बाद संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। ये क्या होता है, एक मेंटल ऑर्गेनाइजेशन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। अब क्या बोल रहा है लेवी से टर्नर ने, किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। मतलब एक तरीके का एक स्ट्रक्चर उसके दिमाग में डेवलप हो गया है, एक कैपेबिलिटी उसकी आ गई है। 7 साल का बच्चा और 3 साल का बच्चा कैसे अलग होगा, आप लोग बताओ, कैसे मानोगे कि ये अलग है ये अलग है? ज़्यादा रहेगा, और कैपेबिलिटी भी, क्षमता ज़्यादा रहेगी, और 3 साल के बच्चे में कम रहेगी। तो एक क्या हो गया, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसका संज्ञानात्मक विकास, उसका संज्ञानात्मक ढांचा 7 साल के बच्चे का ज़्यादा स्ट्रांग है, 3 साल के बच्चे का कम स्ट्रांग है, सीधा बात। तो एक आप स्ट्रक्चर बना दिए, उनका स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका कम है, मतलब ये विकास का बात है। तो यहाँ पर इसी के माध्यम से आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो कि ये 7 साल का बच्चा है, ये 3 साल का बच्चा है। तो उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी कैपेबिलिटी कम होगी, वो होता है स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। क्या होता है? हम्म प्रतिभाशाली बालक आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है ना, आईक्यू, उसका आईक्यू का लेवल कितना है, तो वो एक अलग चैप्टर है। मैं जब वो चैप्टर में जाऊंगा तो आपको क्लियर बताऊंगा उसमें। अभी आपका मिक्सअप हो जाएगा, कोई चिंपैंजी बंदर वाला सब मिक्सअप हो रहा है नहीं, वैसे इसलिए उसको उधर ध्यान मत दो, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। मैं जब उस पर आऊँगा तो उसको बताऊंगा प्रतिभाशाली बालक को क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। चलो, मेंटल ऑपरेशंस। अब मेंटल ऑपरेशंस तो आप समझ जाओगे, जब सोचना चालू कर देता है, जब चिंतन करना चालू कर देता है, जब वो बहुत सारा चीज़ों को सोचना चालू कर देता है, तो यहाँ पर समाधान पर चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है। तो प्रॉब्लम पे सॉल्व करना सीख रहा है, तब उसको मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन करते समझा जाता है। क्लियर? उसी तरीके से स्कीम्स और स्कीमा, दो टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स क्या है और स्कीमा क्या है? देखो, स्कीम्स देखो जैसे जैसे कि बच्चा है, उसको जोड़ना सिखा रहे हो आप, तो यहां पर उसको ये बोल दिए आप स्कीम। अब यहां पर बोल दिए ये 3 + 2, अब इसको ऐड करो, ये बच्चे को बोल रहे हो आप, तो वो क्या कर रहा है, पहले पहले क्या कर रहा है, गिनती का यूज कर रहा है वो, 1 2 ये 3। अब इसके बाद क्या कर रहा है वो, 1 और ये 2, तो ये 3 है और ये 2 है, ये क्या कर रहा है वो 5। तो स्कीम्स का मतलब है, स्कीम्स का मतलब रिजल्ट नहीं है, स्कीम्स का मतलब है जो उसका प्रोसेस है वो स्कीम है। तो किस प्रोसेस का वो यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्कीम। अब ये 50,000 एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके लिए। तो यहां पर स्कीम का मतलब एक पैटर्न जिसका वो यूज कर रहा है। जैसे कि आप कोई कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए दिए उसको, उसने फटाक से एग्जाम उसका बता दिया, मतलब कोई जोड़ने के लिए दिए उसको, 5 और 3 कितना होता है पूछे उसको, वो फट से 8 बता दिया। अगर तो आप उसके पास गए, उसको बोले कैसे जोड़े तुम बताओ, तो उसने बताया कि ये 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3, ये 3 को किया, मैं ऐसा किया, इमेजिन किया, इसको ये किया और इसको दोनों को जोड़ दिया, तो क्या निकल गया, 8 निकल गया। तो जो प्रोसेस उसने आपको बताया वो स्कीम्स है, उसके दिमाग में सेट हो गया है, जो प्रोसेस है वो क्या है, स्कीम्स है। और अगर वो 5 और 3 7 बोल रहे तो नहीं स्कीमा है कुछ भी, मतलब प्रोसेस गलत है और क्या है। हाँ, जो स्कीम्स उसके दिमाग में सेट है वो गलत है और क्या है। तो स्कीम्स का मतलब क्या हुआ, पैटर्न, प्रोसेस। सीधा एक वर्ड में आप कीवर्ड पकड़ोगे तो स्कीम्स का मतलब प्रोसेस, पैटर्न। किसी भी चीज का आपके दिमाग में भी क्या है, स्कीम्स है।
पैटर्न है, प्रोसेस। अब सेकंड तो ये हो गया क्या, स्कीम्स। अब सेकंड है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा देखो, स्कीमा का मतलब ये है कि आपके दिमाग में आपने, एक बच्चे ने देखा एक पतंग उड़ता है, उसके बाद 2 दिन बाद उसने देखा कि चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया को भी क्या समझ लिया उसने, पतंग समझ लिया। लेकिन उसको फिर बताया गया कि ये चिड़िया है, तो बच्चे ने क्या किया, पहले देखा कि दोनों के अंदर, यानी पतंग, ये पतंग है और ये क्या है, चिड़िया है। चिड़िया ऐसी रहेगा ना, चील हो गया। तो जो भी है, तो अब उसने क्या कर लिया, एक पतंग का क्या बना लिया, पैटर्न बना लिया कि भाई पतंग कैसा होता है, पतंग का आकार जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके का नियमित होता है। लेकिन चिड़िया छोटी बड़ी कैसे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ में, है ना। पतंग के पैर नहीं होते। अब वो बोलोगे, अब पूछ रहता है उसका, तो इसके तो रहते ही है ना 2 ठो पैर, चिड़िया के 4 रहते हैं कि 2 रहते हैं? हाँ, तो इसके पैर रहते हैं, इसके पैर नहीं रहते, ठीक है। अब ये जो रहता है, ये अब आप देखो अलग अलग, मतलब डिस्क्रिमिनेट करना सीख गया। एक उसके दिमाग में बन गया पतंग का जो पैटर्न है, मतलब दिमाग में हो गया, तो वो क्या है, स्कीमा। और एक तरीके का मतलब चिड़िया का बन गया, तो वो क्या हो गया, चिड़िया का स्कीमा। अब किसी दूसरे चीज को देखेगा तो मतलब उसके दिमाग में एक तरीके का थॉट डेवलप हो जाना कि ये ऐसा दिखता है, उसको बोलते हैं स्कीम। हाँ, क्या बोल रहा था कोई? धारणा बन जाना कि भाई ये ऐसा दिखता है, लड़के ऐसे दिखते हैं, लड़की ऐसी दिखती है, कौवा, कबूतर, कुछ भी। तो पहली बार जब देखेगा तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन जब एक बार उसके दिमाग में वो पैटर्न बन गया तो वो क्या कर लेगा, उसको संजो कर रख लेगा। अब सब चीज के बारे में जब आप जन्म लिए, पैदा हुए, तो सब चीज का स्कीमा आपके दिमाग में बन गया था क्या? नहीं बना था, धीरे धीरे करके बना। अब आपके दिमाग में बहुत सारे स्कीमा हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, बहुत दुनिया देख ली हो आप लोग और आगे भी देखोगे, है ना। तो धीरे धीरे जितना देखते जाओगे आपके दिमाग में वो पैटर्न क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो स्कीम स्कीमा में डिफरेंस समझ में आ गया, ये वही है। लाइव वालों को समझ में आ रहा है सब? ये देखो पेडागोजी वाला परिभाषा, डेफिनेशन, समझ की रेखा चित्र प्रस्तुति को स्कीम कहते हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड स्कीम। अभी इसको देख लो, इसके दिमाग में कितना सारा स्कीमा बना हुआ है। ये स्कीम है ना, ये स्कीमा है, ये जो है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये बल्ब का एक स्कीमा बना हुआ है, एक इसका बना हुआ है, एक रिमोट का बना हुआ है, एक टीवी का बना हुआ है, एक सोफे का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि स्कीमा सुनने में स्कीम से काफी मिलता जुलता है, सच्चाई यह है कि इसका अर्थ भिन्न है। स्कीमा में वही बताया है जिसका जनरलाइजेशन भी किया जा सके। अब एक तरीके का बोलोगे मेंटल ऑपरेशन और संज्ञानात्मक संरचना स्ट्रक्चर से काफी संबंधित प्रत्यय। अभी आपको मैं जो बताया हूँ एग्जाम्पल, उससे याद रखना, वो ज्यादा सरल है। क्लियर है? चलो, क्या चीज बोले मैम? हाँ, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, मैं सॉल्व कराऊंगा ना उसका क्वेश्चन को, ठीक है, मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तब समझ में आ जाएगा। ये क्या है? डिसेंटरिंग, विकेंद्रण। डिसेंटरिंग क्या है? किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता होती है उसका। इनका कहना था कि 3-4 महीने की उम्र में बालक ऐसी क्षमता नहीं होती, बाकी ईगोसेंट्रिक होता है। देखो क्या होता है कि बच्चा जब होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, पहले थोड़ा सेल्फिश होता है कि नहीं, ईगोसेंट्रिक होता है, ये मेरा खिलौना है। अब उसको कोई छू दोगे तो रोने चालू कर देगा, आपको फेंक के मार देगा उसी में। तो वो क्या हो रहा है, ईगोसेंट्रिक हो रहा है, मतलब अपना चीज मेरा है, मतलब मेरा है, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है। कोई आप मेरी मम्मी है बोल दोगे उसके मम्मी को जाके तो रोना चालू कर देगा, नहीं जो रहेगा उसमें मार देगा फेंक के, ठीक है। तो वो क्या है, थोड़ा सा वो क्या हो रहा है, विकेंद्रित, मतलब ईगोसेंट्रिक है। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, डिफरेंशिएट, अब दूसरे के दुनिया के बारे में भी सोचना चालू कर देता है थोड़ा सा, मतलब किसी को तकलीफ जब बड़ा होता है तब। तो विकेंद्रीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जब बच्चा धीरे धीरे क्या करना चालू कर रहा है, थोड़ा दूसरों के बारे में भी ईगोसेंट्रिक से आगे बढ़ रहा है,
सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, दूसरों के बारे में। फिर जब वो किचन में जाएगा तो अब उसका भाई भी रहेगा, तो एक एप्पल अपने लिए लाएगा, एक एप्पल अपने भाई के लिए भी ले आएगा। और पहले क्या करेगा, जाएगा तो खाली अपने ही खा के ही आ जाएगा अंदर से। तो वो अगर पहले का है तो ईगो सेंट्रिक है, मतलब वो अपना एप्पल खुद ही खा के आ जा रहा है। लेकिन अब वो अपने भाई के लिए भी ला रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको, विकेंद्रण। एक तरीके से आगे बढ़ रहा है वो। और ये प्रोसेस कब चालू था, 3 साल 4 साल की उम्र में ऐसी क्षमता नहीं होती है कि, मतलब 3-4 महीने में नहीं होती कि वो वस्तु के बारे में आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है। अब आगे जब बढ़ता है, जब 23-24 महीने का हो जाता है, तो वहां पर वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। मतलब वो अपने अलावा भी विकेंद्रित कर रहा है, दूसरों के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चालू कर रहा है। और छोटा रहता है तो विकेंद्रण की क्षमता नहीं रहती है। ये पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब पियाजे ने अपने थ्योरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। इतना क्लियर है? जो कंसेप्ट उन्होंने बताए हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स, वो आपके क्लियर हैं? स्कीम क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एकमेंडेशन क्या होता है, ये सब किसी को कोई डाउट है? स्कीमा का एग्जांपल, स्कीमा का एग्जांपल बहुत सारा चीज हो सकता है ना। स्कीमा का एग्जांपल आप जो भी अपना देख रहे हो पहली बार, उसके दिमाग में एक धारणा बना रहे हो, आप अपना परसेप्शन क्रिएट कर लिए, इमेज, एक इमेज बिल्ड कर लिए, तो वही स्कीमा है। और स्कीम्स क्या है? जो प्रोसेस से आप किसी चीज का सॉल्यूशन निकाल रहे हो। एक प्रॉब्लम सॉल्व की एप्टीट्यूड का आप, तो वो जो सॉल्यूशन निकाल रहे हो, जिस प्रोसेस से निकाल रहे हो, वो एक आपकी स्कीम, एक पैटर्न डिसाइड होगी कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। तो एक पैटर्न होता है कि नहीं, पैटर्न पकड़ो बोलते हैं ना, स्कीम्स को पकड़ो बोलते हैं, एक तरीके से बोल सकते हो आप। एक ही तरीके का 10 तरीके का क्वेश्चन है, तो एक पैटर्न को आप पकड़ लिए, उसको सॉल्व कर रहे हो, तो वो स्कीम है। हाँ, रिप्लेस हो सकता है मतलब? हाँ, दोनों भी याद रह सकता है, रिप्लेस होना जरूरी नहीं है। पहला गलत वाला भी याद रहेगा। अगर मेंटल ऑपरेशन कर रहा है तो उसको पता रहेगा ना, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञान का विकास पर्याप्त मात्रा में हो चुका है, तो एक दिमाग में थ्योरी आपके बनी और आपने, तो पूरा मिटेगा ऐसा जरूरी नहीं, नहीं मिटेगा, वो रहेगा आपके दिमाग में और नई चीज आपके दिमाग में बन जाएगी। अब हो सकता है एकदम छोटा बच्चा है अगर, तो पुरानी चीजों को एकदम भूल जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके में हो चुका है, संज्ञान का विकास हो चुका है, तो पुरानी चीजें भी याद रहेगी, नई चीजें भी याद रहेगी। अब देखो, पियाजे की जो थ्योरी थी उसको उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में। बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्थाओं को, ये 4 अवस्थाओं को आपको अच्छे से याद रखना है। 4 अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेट। कितने लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो? हाथ उठाना तो। बाकी सब हिंदी मीडियम वाले हो, ठीक है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मैं बोलवाने वाला हूं इसलिए बोल रहा था मैं। तीसरा है ठोस संक्रिया की अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो पहले हिंदी में रिपीट कर लेते हैं, फिर इंग्लिश में कर लेंगे, समझ गए? तो देखो, पहला संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा या इसी को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा औपचारिक। तो क्या हुआ? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक। 4 याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके इंग्लिश वाला देखेंगे। सेंसरी मोटर, बोलो इंग्लिश। प्री ऑपरेशनल, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो 4 स्टेज में इसको डिवाइड किए हैं। अब 4 स्टेज का 4 अलग अलग एज है। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेट है, 0 से 2 साल का जो स्टेज है, जब जीन पियाजे ने अपने बच्चों पे अध्ययन किया तो 2 साल की उम्र तक वो जो जो चीज सीखते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, उसको किस स्टेज में रखा? सेंसरी मोटर स्टेज में रखा, ठीक है। सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो बच्चे, अब उनके बिहेवियर में चेंज आया होगा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखे होंगे वो लोग,
तो वो किस एज ग्रुप में सीखे, तो ये वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो यही है। पहले तो कितने पार्ट में डिवाइड किया है, पहला सवाल बन गया आपका। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भाग में डिवाइड किया बच्चों के, 4। तो अब आपको पूछेगा कि ठोस संक्रिया की अवस्था किस आयु समूह को बोला जाता है, तो ऐसा 2 प्रकार का सवाल यहीं से बन गया। तीसरा सवाल जीन पियाजे का कुछ पूछ देगा, वो कहां से थे, इस तरीके का सवाल। तो 3-4 सवाल तो यहीं से बन गए। उनके किताब का नाम क्या था बोलेगा तो बहुत सारा किताब आपको बताया, 4-5 सवाल तो यहीं से आ गया। मतलब एक साथ नहीं आएगा, अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग पेपर में एक ही बार में 5 तो एक ही जन से नहीं पूछ देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ पे आपको एज ग्रुप को पूछता है। अब ठोस संक्रिया की अवस्था ने स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ये कितने से कितने साल तक आया, 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रिया की अवस्था स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन आया, 11 से ऊपर को बोला जाता है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये 4 तरीके के स्टेज हैं, याद रहेगा। इसके बाद इसका डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि इसका संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेट, इसी का 2 साल की उम्र तक का ही 6 पार्ट है। शुरू से 2 महीना, 2 से फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा 4, 4 से 8, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेगा। तो वो उस तरीके से मतलब 12 महीने तक का जो एज है उसी को कई सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये कल की क्लास में अपन कवर करेंगे इसको एक साथ, क्लियर। वो गैप मत करना, जीन पियाजे का जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कई प्रकार के सवाल बनते हैं, ठीक है। आज की क्लास से किसी को कोई डाउट है तो पूछो। लाइव वालों को कोई डाउट है तो बताओ, किसी तरीके का कोई समस्या, कोई परेशानी। नोट्स पढ़ रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत हो रहा है नोट्स पढ़ने में तो बताओ। आसान लग रहा है नोट्स, बात मत करो, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। क्लियर है। बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हो, सेकंड सब्जेक्ट एप्टी रीजनिंग डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। कितना देर तक पढ़ रहे हो घर में, कितना देर तक पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो। ऐसे ही निकल जाएगा। लास्ट के ऐसा है कि लास्ट के 1 महीना में सब छोड़ छाड़ के पढ़ना है वाला, ऐसा है। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, ऐसे नहीं बनेगा। धीरे धीरे आप कोई चीज़ को जब सीखेंगे तब आपको उसका परिणाम मिलेगा। कबीर का वो दोहा याद है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जब माली 100 घड़े पानी सींचता है तब कहीं जाके जब ऋतु आती है तब फल उगता है, तुरंत परिणाम नहीं मिलता उसको। अब आप बोलोगे पानी डाल दिया आज ही मिल जाए, नहीं मिलता, इंतजार करता है वो। आपको आज से पानी डालना चालू करना है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं टंकी जाके डाल दिए। तो धीरे धीरे जब डालना चालू करोगे और धीरे धीरे जब सीखना चालू करोगे तो वो रिजल्ट देगा आपको। एक साथ कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, साफ बता दिया हूँ आपको। यही एग्जाम अगर 1.5 महीने में होता बैच ही चालू नहीं कर देते मैं। पिछले बार हुआ था, बहुत थोड़ा कम समय मिला था मेरे ख्याल से पिछले बार। हाँ मैं जानता हूँ कि कोई मतलब नहीं है, तो मैं फालतू का बेवकूफ़ बनाने वाला काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब समय है, इतना है कि आप अगर जी तोड़ मेहनत करोगे तो आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भाई, एक साथ पढ़ने से नहीं होगा। चाहे वो सीडीपी हो, चाहे एप्टी रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करो। वही चीज़ तो वहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हैं ना। उसका तरीका ये है रिवीजन, या आप कितना रिवीजन करते हो, कितना एग्जाम्पल्स को याद रखते हो आप। अभी तो आपको मैं वो नहीं बताया हूँ कि जैसे कि सीखना का परिभाषा 10 मनोवैज्ञानिक दिए हैं, इसको सीखना बोलते हैं, इसको सीखना बोलते हैं कर। मैं आपको बोला था पहले, लास्ट में बताऊंगा करके, रटने वाला है।
वो आपको याद करना पड़ेगा। सीखने का डेफिनेशन आसान भाषा में समझा दिया था मैं, लर्निंग का मतलब क्या होता है। अब आपको मनोवैज्ञानिक लोग थोड़ा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में भाषा ये दिए हैं, मतलब परिभाषा दिए हैं। अब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, उसको एक बार समझा दूंगा उसको, उसके बाद तो याद करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो याद करनी है, कैसे याद होगी और लंबे समय तक कैसे याद रहेगी, उसको आपको याद करके रिवीजन करना है। जैसे कि आप रिवीजन का एक मेथड आपको बता रहा हूँ मैं। अब वो सवाल जब बार बार ही आ रहा है तो फिर उसको देखो। देखो वीक में कितने दिन होंगे आपके? 7 दिन होगा। इस ऐसे देखते हैं, देखो आपने मंडे को कोई चीज पढ़ा, तो मंडे को मान लो जाए 2 पेज आप पढ़े। जब भी आप ट्यूसडे को अगले दिन पढ़ने बैठ रहे हो, तो पढ़ने बैठने से पहले 15 मिनट में ये 2 पेज को आप रिवीजन कर लो। तो एक बार रिवीजन हो जाएगा कि दूसरा दिन। उसके बाद जब आप तीसरा दिन पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, मंडे और ट्यूसडे ये 2 पेज और यहाँ का 2 पेज, ये 2 पेज को रिवीजन करने के लिए यहाँ पे आपको लगेगा 15-20 मिनट फिर लगेगा, क्योंकि ये चीज़ तो आपका दोबारा रिवीजन हो रहा है और ये चीज़ नया हो रहा है। तो जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो पिछला एक बार सरसरी तौर पे देख लो। तो ये आपका हो गया तीसरा दिन। जब आप चौथा दिन बैठ रहे हो तो पिछले 3 दिन का रिवीजन करके बैठो। तो जो पहला वाला रहेगा ना वो आपका 7 बार रिवीजन हो जा रहेगा, जो दूसरा बार रहेगा ना वो 6 बार रिवीजन हो जा रहेगा। अब आप जब लास्ट दिन संडे एक दिन रहो, हाँ तो जैसे ये संडे है तो संडे वाला आप एक वेकेंट रखो, आप एक बार पूरा याद कर लो, मतलब एक बार पूरा रिवाइज कर लो। संडे को कोई दूसरा चीज मत पढ़ो आप, संडे आपका छुट्टी भी रहता है, तो पूरा चीज आप फिर से एक बार सरसरी तौर पे क्या कर लो, रिवाइज कर लो। अब मंडे से आप नया टॉपिक चालू करो। तो मंडे से जब आप नया टॉपिक चालू कर रहे हो तो उसके बाद फिर आपका है कि आप जहां जहां पे भूल रहे हो उसको एक एक बार 10-10 15-15 मिनट वहां पे आप देखना चालू करो। तो रिवीजन आपका होता रहेगा और नई चीजें आपके आत्मसात करते रहोगे, तब याद होगा। आप समझ तो जाओगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि देखने में बहुत आसान लगता है कि ये तो बिना पढ़े बना देता मैं, और बनता भी है कई सवाल। सिलेक्शन नहीं दिलाएगा बिना पढ़े, ये भी बता दिया हूँ। आधा आधा नंबर में बाहर हो जाते हैं। वही आधा नंबर जो है उसको लाने के लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो दिखने में ही कठिन रहता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पहले से अवेयर हो जाता है आदमी, वो अच्छा है, पहले से अवेयर हो, बहुत सारा क्वेश्चन बना रहे हो। ये थोड़ा सा धोखा देने वाला सब्जेक्ट है, दिखता आसान है, पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि चारों ऑप्शन सेम रहेगा। और यहाँ जरूर आपसे बन जाएगा, वहाँ थोड़ा सा क्या रहता है, प्रेशर रहता है एग्जाम का, तो वहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे, ये नहीं है ये नहीं है, तो गलत हो जाता है। जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हो, जब तक आप समझ के नहीं गए हो, जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं पता है। ये एक तरीका है रिवीजन करने का जो इफेक्टिव साबित होगा जब आप करके देखोगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से रिवाइज करो, फायदा मिलेगा। तो जो भी देखो, आप एक दिन में आपके पास जब समय होता है ना, तो ऐसा नहीं करना है आपको एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के चलना है। आपका 2 सब्जेक्ट अभी चल रहा है, आप टाइम डिवाइड करो, 2 घंटा इसको पढ़ना है, 2 घंटा इसको पढ़ना है। जब 2 घंटा इसको पढ़ रहे हो तो 15 मिनट पहले रिवीजन करना है, और 2 घंटा उसको पढ़ रहे हो तो उसको 15 मिनट रिवीजन करना है। दोनों में यही पैटर्न फॉलो करना है। अब जब आपका सब्जेक्ट बढ़ते जाएगा तो आप उसको क्या करोगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना। या आपको कोई लग रहा है तीसरा सब्जेक्ट आपके पास इतना समय है कि आप 2 सब्जेक्ट को घर में पढ़ने के अलावा भी तीसरा सब्जेक्ट अगर पढ़ सकते हो आप, वो भी आप कंटिन्यू रखो, क्या दिक्कत है। बीच में रिवीजन करना है आपको, संडे आपको गैप मिल रहा है ना, तो संडे को आप उसको भी रिवीजन करो, इसको थोड़ा रिवीजन करने का थोड़ा तरीका बढ़ाओ। अलग अलग बुक 4 बुक पढ़ लेने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आप डिपेंड ये करता है कि लास्ट के 1 हफ्ते में आपका रिवीजन कितना हो पाता है। तो 4 बुक से आप रिवीजन कर लोगे, नहीं कर पाओगे, और जो रिवीजन नहीं कर पाओगे वो खत्म है, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। क्योंकि लास्ट के 1 हफ्ते में जो आप रिवाइज करके नहीं गए हो वो याद आना बहुत मुश्किल है। अगर आपका IQ लेवल 130 के पार है तो बात अलग है, न्यूटन हो अगर, नहीं तो सबका 90, 100, 80 अगर ऐसा IQ लेवल है, वो टेस्ट करना बताऊंगा। तो अगर ऐसा IQ लेवल है तो वहाँ पे याद आना जब तक आप रिवीजन नहीं किए हो। इसलिए शुरू में क्या होता है, जब बच्चा आता है, जब स्टूडेंट आते हैं, सर ये बुक बता दो, ये बुक बता दो, 5 बुक लेके आते हैं, 5 पढ़ना चालू कर देते हैं। और रिवीजन के टाइम जब आता है तो वो नोट्स को ही रिवीजन करते हैं। अब वो 5 बुक पढ़ने से मतलब क्या हुआ? तो किताब पढ़ने से सफलता नहीं मिलेगी, एक किताब को बार बार पढ़ने से सफलता मिलेगी। एक नोट्स को बार बार पढ़ो तब मिलेगा। वहाँ कुछ चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है आपको, नोट कर लो वहाँ पे।
अगर आपको लग रहा है कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो कोई नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे वैसे तो एमसीक्यू मैं सॉल्व कराऊंगा भी, आप और भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा देख के करना। जो चीज़ हुआ नहीं है उसको आप करके बैठोगे और दिमाग में लेके बैठोगे और उसको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले ख़त्म होने दो आप टॉपिक को, उसके बाद आप करो। ठीक, चलो।